जगन और मगन ज्योतिषी के घर के सामने अनाड़ी जैसे खड़े थे। उन्हें इस बात पर बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि इतने बड़े ज्योतिषी जी के पास लोगों की भीड़ क्यों नहीं है, जबकि ऐसे लोगों के पास तो मुसीबत के मारे व्यक्तियों की भीड़ लगी रहती है। जब काफी देर होने पर भी ज्योतिषी के पास किसी आदमी के आने की आशा दिखाई न दी, तो जगन ने जाकर ज्योतिषी जी के घर का दरवाजा थपथपाया। ज्योतिषी जी ने जल्दी से दरवाजा खोलकर जगन और मगन को बैठाया। जगन और मगन कमरे को सरसरी नजर से देखने लगे। कमरे में कोई विशेष आकर्षण नहीं था। ज्योतिषी जी उनके सामने एक आसन पर बैठते हुए खुद बात की शुरुआत करते हुए बोले, आप लोगों को शायद इस बात पर आश्चर्य हो रहा होगा कि मेरे पास लोगों की भीड़ क्यों नहीं है। असल में बात यह है कि यहाँ के लोग मेरी ऊंची दक्षिणा देने में असमर्थ हैं। सस्ते में अपना काम कराना चाहते हैं, जो मुझे मंजूर नहीं। इसलिए मेरे पास बहुत कम लोग आते हैं। ज्योतिषी की बात सुनकर जगन और मगन के मन में जो शंका थी दूर हो गई। उनके दिल में यह विश्वास हो गया कि ज्योतिषी जी पर पैसे की तरफ से तो ठन पाल थे। ज्योतिषी जी को तगड़ी दक्षिणा कहाँ से देंगे, सोचकर वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ज्योतिषी जी उनके दिल की बात का अंदाजा लगाते हुए बोले, क्या बात है, आप दोनों शायद दक्षिणा के विषय में सोच रहे होंगे, पर चिंता न करिए। यदि आपके पास पैसा न भी होगा तो मैं आपका काम कर दूंगा, पर मैं जो सवाल आपसे पूछूं साफ साफ बताइएगा। कोई बात छिपाना आप लोगों के लिए ही नुकसानदायक होगा। उसकी बात सुनकर जगन और मगन और भी ज्यादा प्रभावित हुए। पैसे को लेकर उनके मन में जो चिंता थी वह भी न रही। ज्योतिषी जी जब स्लेट और पेंसिल लेकर उनसे सवाल पूछने को हुए तो जगन ने बिना संकोच के सोना बोने की बात बता डाली। इसमें उसे जरा भी झिझक महसूस न हुई, अन्यथा यह बात आज तक उन्होंने किसी से प्रकट न की थी। ज्योतिषी जी कुछ देर तक गंभीर होकर स्लेट पर पेंसिल से कुछ लिखते रहे और मिटाते रहे। जगन और मगन अबाक होकर उनकी करतूत को देखने लगे। ज्योतिषी जी थोड़ी देर पश्चात बोले, आप दोनों के सिर पर राहु और केतु का कोप चल रहा है, इसलिए आप जिस किसी काम में भी हाथ लगाते हैं सफल नहीं होता। इन दोनों ग्रहों को शांत करने के लिए जाप और यज्ञ करना पड़ेगा। ठीक है महाराज, पर आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, जगन ने दीनता से कहा। ज्योतिषी जी कुछ सोचने लगे, फिर बोले, यह तो बड़ा मुश्किल है। खैर, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। मेरे मित्र का एक मकान बन रहा है, वहाँ तुम काम करो। जब तक मैं मना न करूं तुम दोनों काम न छोड़ना। जब जाप और यज्ञ के बराबर पैसा हो जाएगा तो मैं स्वयं ही तुम्हें मना कर दूंगा। जगन और मगन ने उनके इस सुझाव पर खुशी खुशी सिर हिलाया। जब ये वहां से जाने को हुए तो ज्योतिषी जी ने कहा, सुनो, मुझे उस स्थान को भी दिखा देना जहां तुमने सोना बोया है, ताकि यदि मिट्टी में कोई खराबी होगी तो उसे लगे हाथों दूर कर दूंगा। उनकी बातों से जगन और मगन बहुत प्रसन्न थे। मन ही मन ज्योतिषी जी की प्रशंसा करते हुए वे झोपड़ी की तरफ चल दिए। रास्ते में मगन ने कहा, दोस्त, ऐसा ज्योतिषी मिलना बड़ा मुश्किल है। दूसरा कोई होता तो पहले दक्षिणा रखवा लेता, फिर बात करता। अब तो लगता है कि हमारे रास्ते के सारे रोड़े हट जाएंगे। जगन बोला, मुझे तो पहले संदेह हो रहा था कि यह कैसा ज्योतिषी है, पर उसकी बातों से मेरे मन का सारा भ्रम दूर हो गया। यह व्यक्ति वास्तव में बहुत बड़ा ज्योतिषी और इसके साथ साथ उदार हृदय का भी है। अब हमें अधिक दिन तक गरीब होकर रहना नहीं पड़ेगा। रात को झोपड़ी में जगन और मगन को खुशी के कारण बहुत देर तक नींद नहीं आई। वे बहुत देर तक हवाई किले बनाने का सपना देखते रहे। सुबह होने पर जगन और मगन चल दिए ज्योतिषी जी के पास। वहां जाकर उन्होंने ज्योतिषी जी के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर बोले, चलिए महाराज,
उस जगह को देख लीजिए जहाँ हम रहते हैं और सोने को बोया है। जोशी जी तो इसके लिए तैयार थे ही, झटपट कपड़ा पहना और उसके साथ चल दिए। जगन और मगन की झोपड़ी शहर से दूर जंगल में थी। वहां तक पहुंचने के लिए कुछ समय की जरूरत थी। जोशी को पैदल चलने की आदत न थी। कुछ दूर चलकर ही वह थक गए। उनसे आगे चलना मुश्किल हो गया। यह देख जगन और मगन बड़ी दुविधा में पड़ गए। जोशी जी को उनका स्थान दिखाना आवश्यक था। अब समस्या यह उत्पन्न हो गई कि जोशी जी वहां जाएं तो कैसे जाएं? जगन और मगन इस विषय में सोचने लगे। थोड़ी में ही जगन के दिमाग में एक तरकीब आ गई। वह बोला, जोशी जी महाराज, एक काम कीजिए, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए। जब मैं थक जाऊंगा तो मगन के कंधे पर बैठ जाइएगा। इस तरह आपको तकलीफ न होगी और आप हमारे स्थान तक पहुंच जाएंगे। जोशी जी बोले, ना, मेरे लिए तुम दोनों को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर सुस्ता लूं, फिर देखूंगा चल सकता हूँ या नहीं। पर जगन और मगन भला कब मानने वाले थे। उन्हें खुद कष्ट सहना मंजूर था, लेकिन वे जोशी जी को कष्ट देना नहीं चाहते थे। जगन ने जोशी जी को कंधे पर उठा लिया और चल दिए। कुछ दूर चलकर वह थक गया तो मगन ने जोशी जी को कंधे पर उठा लिया। इस तरह वे जोशी जी को अपनी झोपड़ी तक ले गए। जोशी जी ने कुछ देर तक झोपड़ी का मुआयना किया, फिर वहां पहुंचे जहां जगन और मगन ने सोने को गाड़ रखा था। उस स्थान को गौर से देखने के पश्चात बोले, ग्रह तो खराब चल ही रहे हैं, इसके साथ ही यहाँ की मिट्टी भी खराब है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। जगन और मगन ने उनके चेहरे की तरफ कातरता से देखकर कहा, हम कुछ नहीं जानते, हम तो आपकी शरण में हैं, आप जैसा भी अच्छा समझें करिए। जोशी जी ने उन्हें तसल्ली दिलाया। इसके बाद वे चलने को हुए तो पहले की तरह जगन ने उन्हें अपने कंधे पर बैठा लिया। सहारा देने के लिए मगन भी साथ में था। बस्ती से थोड़ी दूर जोशी जी को उतारकर वे पीछे मुड़ने को हुए तो उन्होंने जगन से कहा, यदि तुम्हें अपना काम जल्दी करवाना है तो कल से ही मेरे मित्र के यहाँ काम शुरू कर देना। इसके लिए सुबह ही मेरे पास आ जाना, मैं तुम दोनों को काम पर लगवा दूंगा। जगन और मगन ने जो आज्ञा महाराज कहकर सिर झुकाया और चल दिए। जोशी जी महाराज फूले न समा रहे थे। उन्हें दो बढ़िया शिकार जो मिल गए थे। उधर मगन और जगन भी खुश थे। दूसरे दिन से ही जगन और मगन जोशी जी के बताए हुए जगह पर काम करने लगे। बेचारे जगन और मगन बड़ी मेहनत से काम करते और उनकी मजदूरी से जोशी जी गुलछर्रे उड़ाते। जगन और मगन को काम करते हुए कई दिन बीत गए, लेकिन जोशी जी उनसे कुछ कहने नहीं आए। तो उन्होंने सोचा, क्या बात है, अभी तक जोशी जी नहीं आए, चल कर देखना चाहिए कि यज्ञ करने लायक पैसे जुड़े कि नहीं। शाम को काम से छुट्टी पाकर वे जोशी जी के घर पहुंचे। जगन और मगन उनसे कुछ पूछते या कहते, इससे पहले जोशी जी ने कहा, अभी तुम दोनों की मजदूरी से केवल घी का ही इंतजाम हो पाया है, काम करते रहो, पूरा इंतजाम होने पर मैं स्वयं ही मना कर दूंगा। जगन और मगन चुपचाप चले गए। कुछ दिन और गुजर गए। जगन और मगन रोज जोशी जी के आने का इंतजार करते, पर जोशी जी को क्या गरज पड़ी थी जो वे जगन और मगन से काम के लिए मना करते। जगन और मगन के पैसे से तो उनकी रोज दिवाली मन रही थी। जगन और मगन से जब प्रतीक्षा न की गई तो वे पुनः जोशी जी के पास पहुंचे। जोशी जी तो जानते थे कि वे किस लिए आए हैं। वह बोले, धूप दीप तथा फल फूल की व्यवस्था हो गई है, अब केवल नए कपड़े की कमी रह गई है, सो 4-5 दिन में ही पूरा हो जाएगा। जगन और मगन ने कुछ नहीं कहा, लौट आए। एक दिन जब जगन और मगन काम कर रहे थे तो जोशी जी चुपचाप उनकी झोपड़ी पर पहुंचे। सोना जिस स्थान पर गड़ा था वह स्थान उन्हें मालूम था ही। बिना किसी झिझक और भय के उन्होंने गड्ढे से सोना निकाला और मिट्टी को गड्ढे में डालकर
पहले की तरह किया और वहां से चल दिए एक दूसरे शहर को। उधर जगन और मगन काम करते हुए उब चले थे। 4-5 दिन होने पर जब जोशी जी की तरफ से कोई सूचना नहीं आई तो वे उनके घर पहुंचे। वहां पहुंचकर वे थके से रह गए। जोशी जी तो 9-11 हो चुके थे। उन्हें बड़ी झुंझलाहट हुई। वे फिर झोपड़ी की तरफ भागे। सोना गड्ढे में सही सलामत तो है, देखने के लिए जैसे ही उन्होंने मिट्टी हटाई तो एक आघात और लगा। सोने का उसमें कहीं पता नहीं था। उन्होंने सिर पीट लिया। उनका धरती से सोना पैदा करने का नशा हवा हो गया था। अब ये क्या करते, मेहनत मजूरी करके अपना दिन बिताने लगे। दोस्तों, यह थी सोने की खेती। निष्कर्ष यह है कि मेहनत के बराबर कोई सोना नहीं होता। मेहनत से डरने वालों का जगन और मगन जैसे हाल होता है। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।